शख्स पर बड़ा एक्शन होगा। आज की बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। पहली बड़ी खबर यह है, मोदी कर रहे हैं 2047 की तैयारी। यह मैं इसलिए कह रहा हूं, विरोधी 24 की तैयारी में लगे कि मोदी को रोक दें, मोदी को हरा दें। प्रधानमंत्री भी 24 की तैयारी कर रहे हैं पहले से, लेकिन अभी वो 47 की तैयारी भी कर रहे हैं। 2047 अगली तस्वीर दिखाइए, तैयारी की तस्वीर ये देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे मंत्रियों को बुला लिया। 2047 पर बात कर रहे हैं पीएम मोदी, 24 पर भी कर रहे हैं, लेकिन नजर 47 पर है। आखिर पीएम मोदी 47 में क्या करेंगे, 47 के लिए क्या प्लानिंग की, अगली तस्वीर दिखाइए। ये देख रहे हैं सारे मंत्री बैठे, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, पीएम मोदी खुद देख रहे थे। जो प्रेजेंटेशन दिया जा रहा था उन्हें तैयारी का, वो देख रहे थे, सचिव दे रहे थे प्रेजेंटेशन। जरा देखिए पीएम मोदी आखिर क्या करने वाले हैं 47 में, क्या उनके जहन में चल रहा है 2047 को लेकर, सुनिए। अब हमारा लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत का निर्माण। प्रधानमंत्री मोदी विरोधियों से हमेशा 2 कदम आगे रहते हैं और 4 कदम आगे की सोचते हैं। विरोधी जहां 2024 को लेकर अपनी रणनीति तय नहीं कर पाए हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 की तैयारी शुरू कर दी है। पीएम मोदी ने अचानक सभी मंत्रियों को प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में बुलाया। कई घंटों तक बैठक हुई और इस बैठक में मोदी ने 2047 तक के प्लान का खाका खींच दिया। एक तरफ 2024 में विपक्ष को घेरने के लिए मोदी चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आजादी के 100 साल बाद देश कैसा होगा, इसका खाका भी मोदी के दिमाग में तैयार है। आज भारत बड़े लक्ष्य तय कर रहा है। संकल्प से सिद्धि का यही मंत्र आज 21वीं सदी के नए भारत की प्रेरणा बना हुआ है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे 47 की तैयारी कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, मंत्रियों से क्या पूछा, मंत्रियों ने क्या बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, 47 के लिए करना क्या है। ये देखिए जरा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्लास है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे मंत्रियों को बिठाया हुआ है, देख रहे हैं आप। सिर्फ अकेले मंत्री नहीं, सचिव भी बैठे हुए हैं, हर विभाग के, हर मंत्रालय के सचिव हैं। विरोधी दल 2024 को लेकर रणनीति में जुटे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मंत्रिपरिषद की बैठक की। 4 घंटे तक पीएम मोदी की यह बैठक चली है, 4 घंटे। पीएम मोदी ने करीब 35 मिनट खुद संबोधित किया। चुनावी साल में मंत्रियों से जमकर मेहनत करने की सलाह दी उन्हें कि चुनावी साल में मेहनत कीजिए, जुट जाइए, अगले 9 महीने जनता के बीच जाइए, सरकार के 9 साल के काम के बारे में बताइए। इस दौरान कहा कि सिर्फ 2024 की तरफ नहीं देखें। पीएम मोदी के लिए कहा जाता है वो चुनाव के हिसाब से तैयारी नहीं करते, वो देश के हिसाब से तैयारी करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा 24 के हिसाब से ना देखें, 2047 की तरफ देखते हुए काम कीजिए। अगले 25 साल में यानी 2047 तक बहुत कुछ बदल जाएगा। शिक्षित लोगों की एक नई फौज तैयार हो जाएगी देश में। भारत हर क्षेत्र में नई तकनीक से लैस होगा। अगले 25 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर पहल होनी चाहिए। सभी मंत्रियों से उनके काम का ब्यौरा मांगा गया। इस दौरान कई मंत्रालयों ने प्रेजेंटेशन दिया, प्रस्तुतिकरण दिया और विदेश सचिव ने विदेश दौरे पर प्रेजेंटेशन दिया। पीएम मोदी विदेश दौरे पर थे। वित्त सचिव, रेलवे सचिव ने भी अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया। वित्त सचिव, रेलवे सचिव ने भी बताया कि उनके मंत्रालय क्या काम कर रहे हैं, किस स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। 2047 तक विकसित देश बनाने के रोड मैप पर प्रेजेंटेशन दिया गया। अब जरा सुनिए, पीएम मोदी जब तैयारी करते हैं, यह सोचकर तैयारी नहीं करते कि सारा क्रेडिट मुझे मिल जाए। 2047 की प्लानिंग पर पीएम ने एक बार कहा, तो क्या कहा था सुनिए। मुझे विश्वास है कि जब 2047
आजादी का स्वर्णिम उत्सव, आजादी के 100 साल होंगे। जो भी प्रधानमंत्री होगा आज से 25 साल के बाद, जो भी प्रधानमंत्री होंगे, वो जब झंडारोहण करते होंगे तो मैं आज विश्वास से कहता हूं, वो अपने भाषण में जिन सिद्धियों का वर्णन करेंगे, वो सिद्धियां वही होगी जो आज देश संकल्प कर रहा है। ये मेरा विजय का विश्वास है। तो सोचिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए 24 में तैयारी हो रही है, पीएम 2047 का सोच रहे हैं। वो ये भी नहीं सोच रहे हैं कि तब प्रधानमंत्री कौन होगा। वो कह रहे हैं जो भी प्रधानमंत्री होगा वो यही बात कर रहा होगा कि हम 23-24 में क्या कर रहे थे और क्या किया है जो आज 2047 तक पहुंचे। विरोधी खैर 24 में ही निपटाने की तैयारी में, रोकने की तैयारी में है पीएम मोदी को, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तैयारी यह की है कि इन विरोधियों को, ये जिस राज्य से भी आते हैं उसी राज्य में इनको काउंटर किया जाए। तो पूरा खाका तैयार किया है, पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। उस पर मैं आपको बताने जा रहा हूं, राज्य दर राज्य, हर राज्य के हिसाब से प्रधानमंत्री ने स्टडी की है। हर राज्य के हिसाब से कैसे बीजेपी को आगे बढ़ाना है, उस पर क्या तैयारी, राज्य कौन कौन से, पहले वो देखिए। ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री ने जिन राज्यों पर बड़ी तैयारी की है वो राज्य है, सबसे पहले महाराष्ट्र, जहां से 48 सीटें आती हैं। दूसरा राज्य कौन सा है, प्ले कीजिए प्लीज, नेक्स्ट। दूसरा है बिहार, जहां से 40 सीटें आती हैं। तीसरा राज्य उत्तर प्रदेश, 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य। चौथा कर्नाटक है, जहां से 28 सीटें आती हैं। उसके बाद पंजाब, जहां से 13 सीटें आती हैं। यहां पीएम मोदी का काउंटर क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। हरियाणा, जहां से 10 सीटें आती हैं, और तमिलनाडु जो 39 सीटों वाला राज्य है। आंध्र प्रदेश, जहां से 25 लोकसभा की सीटें आती हैं। तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें हैं। ओडिशा में 21 सीटें हैं लोकसभा की। केरला में 20 सीटें हैं एमपी की। और ये सारे राज्य मिलाकर हो जाती हैं 341 सीटें, 341 लोकसभा सीट इन राज्यों में हो जाती हैं। पीएम मोदी ने इन राज्यों के हिसाब से तैयारी की है। तैयारी क्या है ये मैं आपको बताता हूं। आइए, अगली तैयारी जो पीएम मोदी की है वो तैयारी ये है कि आखिर इन राज्यों पर काउंटर कैसे करना। इन राज्यों में जो नेता मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं उन्हें उसके काउंटर के हिसाब से तैयारी की है पीएम मोदी ने। देखिए जो तैयारी है पीएम मोदी की, आप देख रहे हैं इधर पंजाब में क्या कांग्रेस और केजरीवाल मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और अगर ऐसा है तो पीएम मोदी की तैयारी क्या है। पीएम मोदी की तैयारी है एसएडी को अपने साथ मिला ले, और जैसे ही मिलाएंगे तो पलड़ा भारी हो जाएगा। देख रहे हैं वजन किस बढ़ गया है, ये मैं आंकड़ों में भी बताने जा रहा हूं आपको। बीजेपी अकाली गठबंधन टूटने से विधानसभा चुनाव में हार हुई, क्योंकि यह गठबंधन टूट गया था। लोकसभा उपचुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा। दोनों के साथ लड़ने पर कई सीटों पर गठबंधन मजबूत होगा। 13 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर मिलेगी। 13 लोकसभा सीटें पंजाब में। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन की फिलहाल उम्मीद नहीं है, यह होगा कोई नहीं जानता। एक सर्वे हुआ, उस सर्वे के मुताबिक लोकसभा में एसएडी को 22% वोट मिलेंगे और बीजेपी को 15% वोट। इन दोनों को मिला दें तो लगभग 37% के आसपास वोट हो जाता है। आम आदमी पार्टी को 32% वोट का अनुमान है। मतलब बीजेपी के साथ एसएडी आई तो 37% वोट मिलेगा, जो जब ये मिलकर भी लड़ेंगे तब भी पंजाब में नहीं हरा पाएंगे। यानी गठबंधन से एनडीए को पंजाब में फायदा होगा। अगला राज्य देखिए जहां पीएम मोदी ने काउंटर करने के लिए तैयारी की है। ये तीनों मिल जाए तो बीजेपी किस तरह से काउंटर कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा आ गए, इधर वजन बढ़ गया, देखिए ये वाला पलड़ा नीचे हो गया। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी। बिहार की 40 सीटों पर पीएम मोदी की नजर है। चिराग और उपेंद्र कुशवाहा के जरिए 18% वोट पर नजर है। नीतीश तेजस्वी की जोड़ी को इससे कड़ी टक्कर मिलने वाली है। 2019 में बीजेपी और जेडीयू ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा और जीतन राम मांझी भी नीतीश के खिलाफ बीजेपी के साथ आ गए हैं। अब जीतन राम के बेटे ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। यह है तैयारी बिहार को काउंटर करने की। अब अगला देखिए उत्तर प्रदेश।
ये मिलकर लड़ेंगे कहना मुश्किल है, लेकिन यहां तैयारी देखिए। ये देखिए वजन किधर ज्यादा हो गया उधर झुक गया। दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। एक फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने की तैयारी में। ओम प्रकाश राजभर के साथ पार्टी का गठबंधन तय है। योगी कैबिनेट विस्तार में राजभर को जगह मिल सकती है और 2024 चुनाव में राजभर के साथ कई और सहयोगी से बात जारी है। अखिलेश कांग्रेस गठबंधन को लेकर अब तक कोई बात नहीं हुई। 2024 को लेकर आरएलडी यानी जयंत चौधरी के साथ भी बीजेपी गठबंधन कर सकती है। जयंत चौधरी ने हालांकि इन अटकलों को खारिज किया है, लेकिन खबर यह है कि जयंत पटना नहीं गए थे। आपको याद होगा पटना में जो विरोधियों की बैठक हुई थी, इसके बाद आरएलडी के बीजेपी के साथ जाने की अटकलें लगने लगी। खबर यह है कि जयंत से कहा गया है कि अपनी पार्टी का विलय कर ले, लेकिन जयंत पार्टी में विलय के लिए तैयार नहीं। आंध्र प्रदेश देखिए, कांग्रेस संभवतः आंध्र प्रदेश में अकेले लड़ेगी, लेकिन यहां कुछ भी हो सकता है। बीजेपी आंध्र प्रदेश में जीत हासिल करने के लिए चंद्रबाबू नायडू के भी संपर्क में है और जगन मोहन भी मिलने वाले हैं पीएम मोदी से। पुराने सहयोगी चंद्रबाबू नायडू से बातचीत चल रही है। कल जगन मोहन रेड्डी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मिलेंगे और इस मुलाकात को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। आंध्र की 25 सीटों पर बीजेपी की नजर है और अगला राज्य देखिए कौन सा है। इसलिए पीएम मोदी ने काउंटर कैसे तैयार किया इनको, कांग्रेस को काउंटर के लिए। क्या जेडीएस बीजेपी के साथ आएगी? फिर देखिए पलड़ा इधर का भारी हो गया। विधानसभा चुनाव के हार के बाद 24 की रणनीति बदल गई। बीजेपी और जेडीएस साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। बीजेपी जेडीएस में पहले भी गठबंधन रहा है, दोनों के साथ रहने से वोट प्रतिशत बढ़ सकता है। और विधानसभा चुनाव में जेडीएस के वोट कांग्रेस को मिले थे, जबकि बीजेपी को वोट प्रतिशत में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इसलिए अगर दोनों मिलकर लड़ेंगे तो बड़ी जीत हो सकती है। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। दक्षिण में बड़ा उथल पुथल, खासतौर पे अगर कर्नाटक में जेडीएस आती है तो बड़ी बात मानी जाएगी। इसलिए सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं कर्नाटक के दो पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी और येदियुरप्पा। Where is the opposition unity? After that meeting in Bihar, what are all the development now? What kind of Mahagathbandhan these people will going to achieve? In Karnataka also, in 2018, all the 23 or 24 regional parties with Congress, they attended my swearing ceremony. What we achieved? As long as this Congress attitude in this country, no Mahagathbandhan will go into success. I have not told anything with anybody. I don't know the future of the decision of the center. I will discuss with Kumaraswamy also. So we are all together. We must fight this government. For that I am ready. Only our central leadership should give permission. I will discuss with Kumaraswamy also. We are together. We are going to fight against the corrupt government in future. अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो कुनबा पीएम मोदी बढ़ाने जा रहे हैं, तो सिर्फ कुनबा नहीं बढ़ेगा। कुनबा बढ़ेगा तो प्रधानमंत्री की टीम भी बढ़ेगी। तो टीम मोदी बढ़ने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में कौन कौन संभावित हो सकते हैं, देखिए जरा। ये चेहरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में एक नया चेहरा ऐड हो सकता है। 2024 से पहले टीम मोदी में बड़ा फेरबदल हो सकता है और विरोधी दलों की बैठक के बीच मोदी 2 कदम आगे चल रहे हैं। बीजेपी पुराने सहयोगियों को साथ लाने में जुटी है ताकि 24 चुनाव में किसी तरह की कोई चूक न रह जाए। एनडीए से अलग हुए कई दल फिर साथ आ जाएंगे और एनडीए के पुराने सहयोगियों को टीम मोदी में जगह मिलेगी। पहला नाम देखिए कौन है, हरसिमरत कौर बादल। शिरोमणि अकाली दल बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी है। हरसिमरत कौर मोदी सरकार में फिर मंत्री बन सकती हैं। पंजाब में एसएडी का बड़ा जनाधार रहा है और चिराग पासवान खुद को पीएम का हनुमान बता चुके हैं। अगला नाम कौन सा है? बिहार से चिराग पासवान का। बिहार में चिराग लगातार बीजेपी के साथ रहे हैं। चिराग मोदी के बड़े समर्थक और नीतीश के विरोधी हैं। चिराग के साथ लगभग 6% दलित समुदाय का वोट है।
और ये वोट बैंक मिला तो 24 में बीजेपी को बड़ा फायदा होगा। इसलिए बीजेपी एलजेपी रामविलास गुट को अपने साथ ला रही है बिहार में काउंटर करने की। एलजेपी पारस पासवान यानी चचा जो के वो पहले से ही मोदी सरकार में शामिल है। अब देखिए बिहार में एक और नाम, उपेंद्र कुशवाहा। टीम मोदी में उपेंद्र कुशवाहा कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं और जेडीयू से अलग होकर राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाया इन्होंने। कोयरी कुशवाहा वोट बैंक पर अच्छी पकड़ है उपेंद्र कुशवाहा की। बिहार में 12% कोयरी कुशवाहा वोटर है और अभी तक यह तबका नीतीश के साथ था, लेकिन बीजेपी इसमें सेंध लगाना चाहती है। बहुत मुमकिन है इसमें कामयाबी मिले, कुशवाहा को मंत्री बनाकर नीतीश के वोट बैंक में सेंध लगाई जाएगी। अगला नाम देखिए, महाराष्ट्र लिए चलता हूं। महाराष्ट्र में कैसे काउंटर होगा? प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के नेता, महाराष्ट्र की 48 सीटों पर बीजेपी का फोकस है इस वक्त। एनसीपी के समर्थन के बाद प्रफुल्ल पटेल का मंत्री बनना तय है। प्रफुल्ल पटेल पहली बार एनडीए से मंत्री बन सकते हैं। इससे पहले वो यूपीए सरकार में मंत्री रहे, नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके हैं। एनसीपी में प्रफुल्ल शरद पवार के बेहद करीबी थे। इसके बाद एनसीपी का बड़ा खेमा बीजेपी के साथ आ गया। इसके जरिए शरद पवार के वोट बैंक में भी सेंधमारी की तैयारी है। अब देखिए महाराष्ट्र में एक और काउंटर, शिंदे। महाराष्ट्र में शिवसेना के शिंदे गुट से भी मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि शिवसेना जो शिंदे की उससे अब तक केंद्र में कोई मंत्री नहीं है, टीम मोदी में कोई नहीं है। तो शिंदे गुट से मोदी कैबिनेट में एक मंत्री बन सकता है। महाराष्ट्र में शिंदे गुट उद्धव का वोट काटेगी और फडणवीस, शिंदे और अजित पवार की तिकड़ी से उम्मीद बढ़ गई है। अब दक्षिण भारत लिए चलता हूं। चंद्रबाबू नायडू, दक्षिण में बीजेपी को मजबूत भरोसेमंद साथी की तलाश है। आंध्र में जनाधार बढ़ाने के लिए भी चंद्रबाबू नायडू अहम है। टीडीपी को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। खबर यह है नायडू एनडीए के संयोजक भी रह चुके हैं। आंध्र प्रदेश में फिलहाल बेहद मजबूत है नेता हैं। जगनमोहन की बात कर रहे हैं हम। आंध्र के मुख्यमंत्री हैं, मजबूत नेता हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मिल सकते हैं जगनमोहन रेड्डी। कैबिनेट में शामिल होने को लेकर चर्चा संभव है उनकी पार्टी से किसी को। यह सारी तैयारी जो है ये बता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे विरोधियों को मात देने के लिए शहर दर शहर, राज्य दर राज्य काउंटर तैयार किया है। सुनिए जरा वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक रामकृपाल साहब क्या कह रहे हैं और अवधेश कुमार क्या कह रहे हैं। एकता से पहले ही अनेकता हो गई है और अब तक का जो यूपीए था वही इंटैक्ट रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। जो उगता हुआ सूरज है उसे सलाम करेंगे, उसकी तरफ लोग जाएंगे। जो डूबता हुआ सूरज है उसके साथ जो लोग हैं मुझे लगता है वो भी छोड़ के जाएंगे। आज की तारीख में लोगों को ये लग रहा है कि हवा बीजेपी के पक्ष में है। विपक्ष की कोशिश है कि भाजपा विरोधी पार्टियों और नेताओं को धीरे धीरे अपने साथ जोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर एक गठजोड़ बने, लेकिन वहां उनको ढूंढना पड़ रहा है। विपक्ष की आलोचना की तरह भारतीय जनता पार्टी को इसमें नहीं फंसना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा दलों को जोड़े, क्योंकि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इस समय भी भारत में चरम पर है। 2024 की दृष्टि से लोगों के सामने कोई एक महत्वपूर्ण विकल्प है तो वो नरेंद्र मोदी, उनके नेतृत्व में भाजपा या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। सिर्फ 2047 की तैयारी नहीं, सिर्फ टीम मोदी नहीं बदली, और बड़ी तैयारी है 24 से पहले। आज कई चेहरे बदल दिए गए। ये जो चेहरे आप देख रहे हैं, कुछ को पहचानते हैं, कुछ को नहीं पहचानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के बड़े चेहरे यानी अध्यक्ष बदल डाले। कौन कौन से राज्य हैं जहां के अध्यक्ष 24 से पहले बदल दिए गए, कौन से राज्य हैं जहां के अध्यक्ष बदले जाने हैं, तैयारी बड़ी है। सब कुछ पीएम मोदी बदल डालेंगे 24 से पहले। देखिए जरा, अब देखिए जरा कौन कौन सा राज्य है 2024 से पहले एक्शन में पीएम मोदी। एक्शन ये कि 4 राज्यों के बीजेपी अध्यक्ष बदल दिए गए। सबसे पहले पंजाब की बात कर रहा हूं। सुनील जाखड़ पंजाब के नए बीजेपी अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, पहले कांग्रेस में थे। हिंदू चेहरा लेकिन सिखों के बीच भी लोकप्रिय है। अगला राज्य देखिए झारखंड। झारखंड में बाबूलाल मरांडी को कमान दे दी गई है। बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने, बीजेपी छोड़कर नई पार्टी बनाई थी। अगला राज्य तेलंगाना। तेलंगाना में जी किशन रेड्डी अध्यक्ष बना दिए गए बीजेपी के। जी किशन रेड्डी मोदी सरकार में फिलहाल पर्यटन मंत्री हैं। सिकंदराबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे। तेलंगाना में साल के अंत में विधानसभा चुनाव है।
अगला एक और राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में डी पुरंदेश्वरी को बीजेपी ने अध्यक्ष बना दिया है। आंध्र प्रदेश में डी पुरंदेश्वरी को कमान दे दी है। फिलहाल जेपी नड्डा की टीम में राष्ट्रीय महासचिव भी हैं ये। 2024 से पहले मोदी ने बड़ा प्लान बनाया है। बीजेपी संगठन में बदलाव की तैयारी चल रही है। चुनाव वाले राज्यों में भी बदलाव होने वाले हैं। अब देखिए कौन कौन से राज्य में चुनाव है। मध्य प्रदेश में चुनाव है, बदलाव। एमपी में इस साल होंगे असेंबली इलेक्शन। बीडी शर्मा यहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी। नरेंद्र तोमर या कैलाश विजयवर्गीय नए अध्यक्ष हो सकते हैं। दोनों कद्दावर और बड़े जनाधार वाले नेता हैं। इससे संगठन और वोट बैंक को मजबूती मिलेगी। अगला राज्य कौन सा? केरल। केरल में भी पार्टी अध्यक्ष बदलने वाली है। अनिल एंटनी को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी के बेटे हैं अनिल एंटनी। पिता के नाम और विरासत का भी फायदा मिलेगा इन्हें। ये बड़ी तैयारी है बदलाव की। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं, पंजाब के नए अध्यक्ष बने बीजेपी के सुनील जाखड़, जो कांग्रेस में थे। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं सुनील जाखड़। पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और नड्डा साहब ने जितना बड़ा विश्वास मुझ पे दर्शाया है, मैं समझता हूं कि मेरी उतनी बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि सारी पार्टी संगठन को साथ में लेके, हमारे साथियों को साथ लेके पूरी तरह पंजाब में बीजेपी का परचम फहराया जाए और पंजाब के हितों के ऊपर पहरा दिया जाए। इस बात के लिए ये जिम्मेवारी सौंपी गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी संगठन के साथ मिलके हमारे प्रधानमंत्री उनके दिशा निर्देश के अंदर पंजाब के पीएम मोदी की प्लानिंग के बाद आपको एक राज्य लिए चलते हैं जहां खबर यह मिल रही है कि वहां बीजेपी की सरकार आ सकती है। जी हां, बिहार में अब तक नीतीश की सरकार है और आरजेडी की। खबर यह है फिर पलटेंगे नीतीश कुमार। खबर यह है कि बिहार में फिर बन सकती है बीजेपी की सरकार। यह क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यह जोड़ी काफी दिन से चल रही है साथ। कल एक बड़ी घटना हुई। घटना यह कि तेजस्वी पर जो घोटाले का आरोप है उसमें चार्जशीट फाइल हो गई। कल दोपहर में चार्जशीट फाइल हुई और शाम को नीतीश ने एक बड़े नेता से मुलाकात की, जो अगली तस्वीर दिखाई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी है, उनसे नीतीश ने मुलाकात की। तो क्या फिर से बिहार में बीजेपी की सरकार आने वाली है? देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र के बाद बिहार में बड़ा खेला होने वाला है। क्या बिहार में फिर बीजेपी बनाएगी सरकार और नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे? क्योंकि सुशासन बाबू के डिप्टी पर लगे हैं भ्रष्टाचार के आरोप। इस बार तो तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो गई है। तो क्या चाचा भतीजे से दूरी बढ़ाने लगे और करने लगे हैं अपनी पार्टी के उन नेताओं से मुलाकात जो पीएम मोदी के करीबी हैं? कयास लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू सांसद हरिवंश से मुलाकात में नीतीश ने बीजेपी से हाथ मिलाने पर बात की। मैं बिहार का रहने वाला हूं। नीतीश जी खुश तो नहीं है, चाहे गुस्सा में आवेश में उन्होंने एनडीए छोड़ा होगा, हमें बहुत दुख हुआ था उसका, लेकिन आज नीतीश जी वहां खुश तो नहीं है और न तो नीतीश जी के दल के लोग खुश हैं। 2 साल पहले नीतीश ने अंतरात्मा की आवाज सुनी। क्या नीतीश को वो आवाज फिर सुनाई देने लगी है? आइए, अब मैं क्यों कह रहा हूं कि बीजेपी की सरकार बन सकती है, उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के मामले में पिछली बार पलटकर बीजेपी में आ गए, आरजेडी का दामन छोड़कर। अब उस भ्रष्टाचार में चार्जशीट फाइल हो गई। कल दोपहर की घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं। कल दोपहर क्या हुआ? तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ। आरोप पत्र किसमें? घोटाले में। चार्जशीट में क्या है देखिए, नौकरी के बदले जमीन मामले में आरोप पत्र दाखिल हुआ। चार्जशीट में लालू यादव समेत 17 लोगों के नाम हैं। आरोप पत्र में पहली बार तेजस्वी यादव का नाम आया, मतलब बिहार के डिप्टी सीएम को आरोपी बनाया गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल हुआ। मामला 2004 से 2009 के बीच का है। लालू यादव तब रेल मंत्री हुआ करते थे। आरोप है बहुत से लोगों की रेलवे में ग्रुप डी में अस्थायी भर्ती की गई।
बिना विज्ञापन, बिना नोटिस रेलवे में भर्ती कर ली गई। इस भर्ती के जरिए बहुत से अयोग्य लोगों को नौकरी दे दी गई। अब अयोग्य को नौकरी कैसे दी गई? भर्ती के बदले जिन्होंने जमीन दे दी उन्हें नौकरी दे दी। यह जमीन लालू यादव ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर ली। कुछ जमीन गिफ्ट के तौर पर ली तो कुछ बेहद सस्ते दामों पर ले ली। सीबीआई ने चार्जशीट में लालू परिवार की 7 डील का जिक्र किया है। आरोप है कि 7 लोगों से लालू के परिवार ने करोड़ों की जमीन ली। इनमें से कुछ डील तेजस्वी यादव की कंपनी के नाम भी हुई, यानी सीधे तौर पर तेजस्वी यादव भी घोटाले में शामिल थे। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं नीतीश कुमार ने जब ये घोटाले पर आरोप लगे क्या कहा था उस वक्त तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद पर ये घोटाले के जब इल्जाम लगे। सुनिए। अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था, कहीं कोई स्कूल बन रहा था, कहीं कोई कॉलेज बना था। जरा पूछ लो। राज करने का मौका मिला, राज करके ग्रहण करते रहे और अंदर चले गए तो पत्नी को बैठा दिया गद्दी पर। यही सब तो चल रहा था स्थिति। और उसके बाद आज बता दो कोई गड़बड़ करने वाला आदमी है, अगर कोई गड़बड़ करने वाला आदमी होगा वो अंदर जाएगा, कोई नहीं लोगों के बीच में इस तरह से उल्टा पुल्टा काम कर सकेगा। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दरअसल चार्जशीट फाइल हुई दोपहर को। दोपहर में तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई और शाम को देखिए मुलाकात। जिनको आप देख रहे हैं इनका नाम है हरिवंश राय। ये जो है ये नीतीश कुमार से मिले, ये प्रधानमंत्री मोदी के भी करीबी हैं। पिछली बार जब नीतीश पलटे थे उससे पहले भी हरिवंश जी जाकर नीतीश कुमार से मिले थे। फिर एक बार मुलाकात के बाद अब कयास और अटकलों का बाजार गर्म है। क्या नीतीश कुमार फिर बीजेपी के साथ सरकार बना लेंगे बिहार में 24 से पहले? क्योंकि हरिवंश जी को आप सुन रहे थे, देख रहे थे, हरिवंश जी मिले हैं, जरा वो देखिए। ये आप देख रहे हैं तस्वीर। बिहार में हरिवंश सिंह नीतीश कुमार से मिले। पटना में सीएम आवास पर 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई। ये तस्वीरें दो इसलिए लगाई हैं। इधर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। आपको अंदाजा होगा कि पीएम के कितने करीबी हैं और इधर गुलदस्ता नीतीश कुमार के पास। अब इसके मायने समझिए। मुलाकात जो हुई ये नीतीश कुमार और हरिवंश जी की मुलाकात, इसके मायने और कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बिहार में फिर सरकार बदल सकती है। नीतीश कुमार एक बार फिर आरजेडी से अलग हो सकते हैं क्योंकि तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। घोटाले को लेकर उन पर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। 2017 में भी तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तब भी नीतीश ने लालू की पार्टी का साथ छोड़ दिया था। कहा था मैंने अंतरात्मा की आवाज सुनकर इस्तीफा दे दिया है। बाद में बीजेपी से गठबंधन कर नीतीश ने सरकार बनाई। हरिवंश जी ही तब बीजेपी और नीतीश गठबंधन के सूत्रधार बने थे। हरिवंश को मोदी नीतीश दोनों का करीबी माना जाता है। नीतीश ने उन्हें लगातार 2 बार राज्यसभा सांसद बनाया तो मोदी सरकार ने उन्हें राज्यसभा में उपसभापति बनाया। नीतीश कुमार 2022 में बीजेपी से अलग हो गए, लेकिन हरिवंश जी को पद से हटने को नहीं कहा गया। नीतीश बीजेपी के साथ की संभावना बरकरार रखना चाहते थे, यानी हरिवंश जी फिर गठबंधन का पुल तैयार कर सकते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और अजय आलोक। नीतीश कुमार जी से जाके पूछना चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स कहां से आए, ये कागज कहां से आए। तो कागज यदि जनता दल यूनाइटेड ने दिया तो फंसाने का काम दूसरा कैसे कर सकता है। नीतीश कुमार जी ने पूरे इस षड्यंत्र को रचने का काम किया और सबके खिलाफ। मैं तो 1999 से झेल रहा हूं नीतीश बाबू। रोज ही लोग राज्यपाल के यहाँ जाते थे, तो मैं तो जानता हूं नीतीश कुमार जी जैसा षड्यंत्रकारी ₹2 आपको नहीं मिल सकता है। कोर्ट में जवाब देंगे ना कि कैसे 4 लाख में खरीदा हुआ बंगला और जिसकी वैल्यूएशन 150 करोड़ की हो गई, कैसे जमीन बेच के वो पैसा लारा कंस्ट्रक्शन में गया, वो पैसा बेच के दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनी में गया जिसके नाम से बंगला खरीदा गया। ये सारे तथ्यों की फाइल तो बकायदा बुकलेट बना के जनता दल यूनाइटेड ने रिलीज की थी, ये जेडीयू ने किया था। तो अब तो लालू जी और तेजस्वी को नीतीश जी से जाके पूछना चाहिए कि ए नीतीश काहे किए थे ऐसा।
आइए, अब मैं आपको पहले फ्लैट दिखाने जा रहा हूं। तेजस्वी ने जो फ्लैट लिया, जो आरोप है तेजस्वी पर, पूरे परिवार पर आरोप है। पहली बात, अगली तस्वीर दिखाई जरा। पूरे परिवार पर चार्जशीट में नाम है। ये जो फ्लैट है, बताया जाता है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, दिल्ली के फ्लैट है। अगर आपने सुना हो, दिल्ली कभी हो तो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी बहुत पॉश जगह है, बहुत महंगे फ्लैट मिलते हैं। बताया गया, आरोप यह लगा कि वो जो नौकरी दिलवाई थी रेलवे में, उसके बदले यहां कुछ प्लॉट और फ्लैट ले लिया। अब ये फ्लैट की कीमत कितनी है, सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। ये फ्लैट की कीमत है लगभग 150 करोड़ रुपए, और तेजस्वी ने ले लिया कुछ लाख रुपए में। आरोप ये है, देखिए, दिल्ली में तेजस्वी यादव के एक घर को लेकर विवाद है। विवाद यह है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 4 मंजिला आलीशान घर है एक। तेजस्वी दिल्ली आने पर इसी बंगले में रुकते हैं। आरोप है कि तेजस्वी का यह घर घोटाले का हिस्सा है। यह घर एबी एक्सपोर्ट कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है। एबी कंपनी ने यह घर महज 4 लाख रुपए में खरीदा। सोचिए, आज के दौर में 4 लाख रुपए में घर मिलता है, वो भी फ्रेंड्स कॉलोनी में। इस घर की मौजूदा कीमत 150 करोड़ रुपए है। यानी एबी कंपनी को बेहद सस्ते दाम पर यह घर मिल गया। दरअसल एबी कंपनी राबड़ी और तेजस्वी के नाम पर है। यानी इस जमीन घोटाले के आरोपी तेजस्वी यादव हैं। पिछले दिनों ईडी ने इस घर पर छापेमारी भी की थी। छापेमारी में ईडी को अहम दस्तावेज और गहने मिले थे। इस घर में एबी और एके कंपनी के दस्तावेज मिले। आरोप है कि तेजस्वी के इशारे पर ही ये दफ्तर चल रहे थे, और अब इस मामले में चार्जशीट हो गई है। अब जरा सुनिए, अब तेजस्वी घिर गए हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी क्या कह रहे हैं और शिवानंद तिवारी क्या कह रहे हैं। नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव को अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में आज राज्य के उप मुख्यमंत्री पर सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दिया है। भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में जो रेलवे की नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का मामला है, इसमें आपके सहयोगी जिनको आपने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, वो चार्जशीटेड हो गए हैं। तो क्या अभी भी आप उनको संरक्षण देंगे या आप उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करेंगे? एक बार तो उस केस को बंद कर दिया था सीबीआई ने, दोबारा इसको खुलवाया गया, और अभी 10 दिन पहले तेजस्वी ने खुद कहा था कि चार्जशीट में मेरा नाम जो है पड़ सकता है, क्योंकि इसके अलावे उनके पास कुछ है ही नहीं। अब चार्जशीट में नाम पड़ा, उसके बाद जो है आप इस्तीफा मांग रहे हैं भाई। अब आपको मैं एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा बताने जा रहा हूं। आपने सुन लिया, नौकरी के बदले जमीन, जमीन के बदले नौकरी, लेकिन यह हुआ कैसे? नौकरी के बदले कैसे जमीन ले ली गई, मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब तक किसी ने आपको नहीं बताया हो। जरा देखिए ध्यान से। एक डील हुई किशुन देवी से। किशुन देवी, 6 फरवरी 2008 को किशुन देवी ने जमीन बेची। राबड़ी देवी के नाम पर 3,375 वर्ग फीट जमीन खरीद ली गई। राबड़ी देवी के नाम पर यह जमीन कितने रुपए में खरीदी गई? 3,000 वर्ग मीटर जमीन खरीदी गई 3,75,000 रुपए में। 3,75,000। और दिलचस्प ये, इसी साल किशुन देवी के परिवार के 3 लोगों को नौकरी मिल गई रेलवे में। किशुन देवी की जमीन खरीदी। नवंबर 2007 में किरण देवी, ये दूसरा मामला बता रहे हैं। किशुन देवी के बाद किरण देवी, देखिए इनको कैसे जमीन के बदले नौकरी मिली। नवंबर 2007 में पटना की रहने वाली किरण देवी की जमीन खरीदी गई। 80,905 वर्ग फीट जमीन लालू की बेटी मीसा के नाम खरीदी गई। दिलचस्प, जमीन का यह सौदा मात्र 3,70,000 रुपए में हो गया। अब इसमें क्या खेल था? किरण देवी के बेटे अभिषेक की मुंबई में नौकरी लग गई रेलवे में। अगला नाम देखिए, हृदयानंद चौधरी की जमीन तोहफे में। मार्च 2008 में ब्रिज नंदन ने 3,375 वर्ग फीट जमीन हृदयानंद को बेची। इस जमीन का सौदा सिर्फ 4,21,000 रुपए में हो गया। बाद में यही जमीन हृदयानंद ने लालू की बेटी हेमा के नाम कर दी तोहफे में। लालू की बेटी हेमा को हृदयानंद ने यह जमीन तोहफे में दी थी। उस दौरान इस जमीन की कीमत थी 62 लाख रुपए।
2005 में हृदयानंद की हाजीपुर में नौकरी लग गई। सब ऐसा लग रहा अलादीन का चिराग मिल गया था सबको। अगला देखिए, संजय राय से कैसे जमीन खरीदी। फरवरी 2008 में 3,375 वर्ग फीट का प्लॉट बेचा संजय राय ने। यह प्लॉट लालू की पत्नी राबड़ी के नाम खरीदा गया। जमीन की यह डील सिर्फ 3,75,000 रुपए में हुई। अब नौकरी भी लग गई। संजय राय और परिवार के 2 लोगों की रेलवे में नौकरी लग गई। एक और नाम है, लाल बाबू राय से जमीन खरीदी। 2015 में 1,360 वर्ग फीट की जमीन राबड़ी को बेची। जमीन का सौदा 13 लाख रुपए में किया गया था। 2006 में बाबू राय के बेटे की रेलवे में नौकरी भी लग गई। ये जिस तरह नौकरी के बदले जमीन चल रहा है, कुछ दिन और अगर मंत्री रहते तो हमें लगता है आधा बिहार या 2-4 राज्य की सारी जमीन लालू परिवार के नाम भी हो सकती थी। कोई बड़ी बात नहीं। ये जो मैंने आपको जानकारी दी, ये जानकारी सीबीआई की चार्जशीट में भी है। देश लेकिन आज जान रहा है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। इसलिए कहा जा रहा है नीतीश कुमार को अब बिल्कुल ये ख्याल होगा कि कैसे सरकार चलाएं आरजेडी के साथ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, अगला राज्य है महाराष्ट्र। भतीजा लगता है सब छीन लेगा जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। ये इसलिए कह रहा हूं, ये जो लड़ाई है ये अब तो सबके सामने आ चुकी है। भतीजे की लड़ाई महाराष्ट्र में। आज भतीजे ने कल ही दावा किया पार्टी उसकी, चुनाव निशान इसका। भतीजे ने आज दफ्तर पर कब्जा कर लिया। अगली तस्वीर दिखाई, ये देख रहे हैं, फुल लीजिए। अजित पवार भतीजा जो है वो पहुंच गया एनसीपी के दफ्तर। एनसीपी के दफ्तर फीता काटा, वहां जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी, नमन किया। उनकी तस्वीर पर ये देख रहे हैं, फीता काटा जा रहा है। लेकिन फीता आसानी से नहीं काटा गया। उससे पहले आपको बताऊं, दरवाजा खोलने को लेकर लड़ाई हुई, क्योंकि ये एनसीपी का नया दफ्तर है। चाबी हो सकता है शरद पवार साहब के पास या उनके करीबी के पास रही हो, लेकिन चाबी नहीं दी गई। बवाल हो गया। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। हंगामा हुआ कि चाबी नहीं दी जाएगी। एम्बियंस बढ़ाइए जरा, एम्बियंस बढ़ाइए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं एनसीपी के नए दफ्तर की है, और नए दफ्तर में अजीत पवार पहुंच गए और वहां जबरन खुलवाया गया दफ्तर। अजीत पवार यानी नई टीम का कब्जा हो गया है अब इस नए ऑफिस पर। अब मैं आपको बताऊं तैयारी क्या है। तैयारी यह है कि सब कुछ छीन ले, लेकिन कैसे। अजीत पवार ने कहा एनसीपी हमारी पार्टी है। अजीत पवार कह रहे हैं एनसीपी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। मतलब एनसीपी पर अजित पवार ने दावा ठोक दिया है, यानी एनसीपी का चुनाव चिन्ह अजित पवार का। लेकिन शरद पवार भी एनसीपी पर दावा कर रहे हैं। नतीजतन अब लड़ाई चुनाव आयोग में जानी तय है। इलेक्शन कमीशन तय करेगा, चुनाव आयोग तय करेगा कि एनसीपी किसकी होगी। दोनों गुटों को पार्टी में अपना समर्थन दिखाना होगा, किसके पास ज्यादा ताकत है। जिसके समर्थन में ज्यादा विधायक, पार्टी उसकी हो जाएगी। 53 एनसीपी एमएलए है। अजित पवार ने दावा किया उनके पास 40 विधायक हैं। जिसके समर्थन में ज्यादा सांसद, पार्टी उसकी होगी। यानी जिसके पास विधायक ज्यादा, जिसके पास सांसद ज्यादा, जिसके पास पदाधिकारी ज्यादा, उसकी हो जाएगी एनसीपी, उसका चुनाव निशान घड़ी। 5 एनसीपी एमपी में अजित के 3 सांसद, और यानी 5 जो सांसद हैं अजित पवार के 3 सांसद समर्थन में। जिसके समर्थन में ज्यादा पार्टी पदाधिकारी, पार्टी उसकी होगी। आइए अब मैं आपको सुनवा रहा हूं, सुनिए जरा प्रफुल्ल पटेल क्या कुछ कह रहे हैं जो अजित पवार खेमे के हैं। सुनिए। पार्टी के बहुसंख्यक आमदार और पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के जन सामान्य कार्यकर्ताओं की इच्छा का वो आदर करे, और जो भी कुछ अभी ये एक प्रकार से हमारे हिसाब से कोई बात नहीं है, मगर एक प्रकार से जो एक चित्र जो नजर आ रहा है ये समाप्त हो जाए, और उनका आशीर्वाद हम पर, सब पर और पूरी पार्टी के ऊपर हमेशा बना रहे। पार्टी मतलब शरद पवार, बिल्कुल। पार्टी कोई दूसरे की नहीं है। पार्टी मतलब शरद पवार, वो घड़ी मतलब शरद पवार, वो झंडा मतलब शरद पवार। वो जिसके साथ है उसके साथ पार्टी है। तो शरद पवार उनके साथ नहीं है। शरद पवार ने स्पष्ट बोल दिया है।
तो ये आज महाराष्ट्र में हो रहा था, कई बैठकें भी हुई। उद्धव ठाकरे ने अलग बैठक की, इधर कांग्रेस ने अलग बैठक की। खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक और मुलाकात यूसीसी आ रहा है। खबर बड़ी ये है, आज खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। अगली तस्वीर दिखाइए। और न सिर्फ पीएम मोदी से बल्कि गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले। तैयारी है समान नागरिक संहिता लाने की। पीएम से मिलकर क्या कहा मुख्यमंत्री ने, आपको बताऊंगा, पहले रिपोर्ट देखिए। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि पूरे देश के लिए एक कानून आने वाला है। 27 जून को भोपाल में पीएम मोदी ने पहली बार जिस अंदाज में यूसीसी पर अपनी बात रखी थी, तभी यह तय हो गया था कि देश के लिए एक कानून आ रहा है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। पीएम मोदी के बयान के बाद पहली बार सीएम धामी ने उनसे मुलाकात की है। जाहिर है समझदार को इशारा ही काफी है। गोवा के बाद उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड से दिल्ली तक जिस तरीके से तेजी दिखाई पड़ रही है, उससे साफ है इस मॉनसून सत्र में देश को यूसीसी मिलना तय है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, आज जो मुलाकात हुई पुष्कर धामी की प्रधानमंत्री मोदी से, वहां तैयार हो गया है यूसीसी का खाका। कैसा होगा यूसीसी, देखिए। ये आप देख रहे हैं, ये आज के मुलाकात की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। धामी के साथ यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी की अध्यक्ष भी मौजूद थी। जस्टिस रंजना देसाई भी प्रधानमंत्री आवास पहुंची थी। धामी करीब सुबह 11 बजे पीएम आवास पहुंचे। करीब 2 घंटे बाद पुष्कर सिंह धामी वहां से निकले। यूसीसी पर इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। धामी ने यूसीसी पर कमेटी के सुझावों की जानकारी दी है। धामी ने कहा, हमने 2,35,000 लोगों की राय ली है। कमेटी ने सभी धार्मिक संगठनों से यूसीसी पर चर्चा की है। यूसीसी पर हम किसी तरह की हड़बड़ी में नहीं है। उन्होंने कहा, हम बिल्कुल जल्दबाजी में और हड़बड़ी में नहीं है। यूसीसी को हम जल्द ही उत्तराखंड में लागू करेंगे। कमेटी की अध्यक्ष रंजना देसाई ने भी प्रधानमंत्री से बात की है। यूसीसी की चुनौतियों और फायदे पर अपनी राय दी है। कमेटी की अध्यक्ष रंजना देसाई ने यूसीसी की वकालत की। कहा, हमने सभी तबकों से उनकी राय ली है। यूसीसी देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को मजबूत करेगा। मसौदा तैयार हो रहा है, जल्द ही सौंप दिया जाएगा। अब आइए आपको बताने जा रहा हूं यूसीसी को लेकर जो समर्थन में है वो क्या दलीलें हैं, जो विरोध में है वो क्या कह रहे हैं। दोनों की अपनी अलग अलग राय है। दोनों को सुनिए जरा, ये विरोध और ये समर्थन। विरोध करने वालों का कहना है मुसलमान ही नहीं बल्कि दूसरे धर्मों को भी नुकसान होगा। समर्थन का कहना है, समर्थन करने वालों को, कि किसी धर्म के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही। विरोध करने वालों का कहना है मुसलमानों के पारिवारिक मामलों पर यह असर डालेगा। समर्थन में कहा जा रहा है मुस्लिम महिलाओं को इससे बराबरी का हक मिलेगा। विरोध में दलील यह है कि आदिवासियों के नियमों और परंपराओं का क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। समर्थन में कहा जा रहा है आदिवासियों को कई रियायतें दी जाएंगी इसमें। विरोध में दलील है उन मर्दों के खिलाफ कानून बनाएं जो पत्नियों को छोड़ देते हैं। समर्थन में कहा जा रहा है कानून की नजर में पति पत्नी बराबर हैं, सबको न्याय मिलेगा। विरोध पे दलील यह है कि यूसीसी से धार्मिक आजादी का उल्लंघन होगा। समर्थन में कहा जाए यूसीसी धर्म के साथ सामाजिक समानता भी लेकर आएगा। विरोध में कहा जा रहा है सभी दलों के साथ चर्चा होनी चाहिए। सरकार ने 13 जुलाई तक सभी से राय मांगी है।
कोई भी यूसीसी पर राय दे सकता है। लेकिन अब आपको बताता हूं कि आखिर यूसीसी क्यों जरूरी है, क्या बदल जाएगा यूसीसी से। यूसीसी आने के बाद देखिए क्या क्या बदलाव आने वाले। यूसीसी में सबसे ज्यादा जोर आदमी औरत की समानता पर। सभी धर्मों के लोगों को शादी रजिस्टर करानी होगी, लेकिन आदिवासियों को जरूरी रियायतें मिलेंगी। कई शादी इद्दत और हलाला पर रोक लगेगी। उत्तराधिकार में लड़के लड़की को बराबर हिस्सा मिलेगा। पूजा नमाज विवाह के तौर तरीकों पर कोई रोक नहीं। सभी अपने धार्मिक नियमों का पालन कर सकते हैं। सभी धर्मों के लोगों को गोद लेने का अधिकार होगा। मुस्लिम महिलाओं को भी यह अधिकार मिलेगा। तलाक पर आदमी औरत के लिए एक जैसे आधार होंगे, यानी सबको तलाक लेने का एक तो हक होगा, चाहे मर्द हो या औरत हो, और एक जैसे अधिकार होंगे। सुझाव के आधार पर संशोधन भी किए जाएंगे। यूसीसी पर विधि आयोग को अब तक 19 लाख सुझाव मिल चुके हैं। 14 जून से आयोग ने देश भर से सुझाव मांगे थे। 13 जुलाई तक विधि आयोग को आप सुझाव भेज सकते हैं। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने यूसीसी पर सवाल उठाए हैं और अब मैं आपको सुनवाता हूं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं संजय सिंह और इंद्रेश कुमार। भारत की राजधानी दिल्ली है, भाजपाइयों की राजधानी नागपुर है, और नागपुर वाले क्या कहते हैं? नागपुर वाले कहते हैं दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो कल को एक देश एक कानून के नाम पर आप इस देश के अंदर आरक्षण खत्म कर देंगे तो क्या होगा? यूसीसी बनाने की मंशा नहीं है, यूसीसी पे फर्जी राजनीति करने की मंशा भाजपाइयों की है। 9 साल तक तो मोदी जी की सरकार भांग खा के सो रही थी, तब इनको यूसीसी याद नहीं आया, अब यूसीसी की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार एक कानून की वकालत की, संविधान ने भी एक कानून की, परंतु हमेशा मजहब में और जात में बांटकर एक कानून की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की गई। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।